डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वर्चुअल क्लास। मैं जिलाल, प्रवक्ता, गणित एचवी इंटर कॉलेज अलीगढ़। प्यारे बच्चों, इससे ठीक पहले के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अवकल समीकरण की परिभाषा क्या होती है, अवकल समीकरण क्या होते हैं, अवकल समीकरण के प्रकार क्या होते हैं और अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है और अवकल समीकरण की घात क्या होती है, तथा उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे और मैं समझता हूं उसका आपने अध्ययन भी किया होगा। प्यारे बच्चों, आज के हमारे जो चर्चा के बिंदु हैं वो है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। दो बिंदु हैं, कौन कौन सा है? जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो प्रकार की सॉल्यूशन की बात कर रहा है, अर्थात एक तो जनरल सॉल्यूशन और एक विशिष्ट हल। यानी जनरल सॉल्यूशन के स्वेच्छ अचर में जब हम कोई पर्टिकुलर वैल्यूज पुट कर देते हैं तो वो उसका विशिष्ट हल कहलाता है। लेकिन इन दोनों सॉल्यूशंस की बात करने से पहले मैं सिंपल हल की बात करना चाहता हूँ, सिंपल सॉल्यूशन की बात करना चाहता हूँ किसी अवकल समीकरण के बारे में। आइए बात करते हैं अवकल समीकरणों के हल के बारे में। प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसा हल या कोई भी ऐसा फलन जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो उसका हल कहलाता है। इसमें एक शर्त ये और होती है कि वह हल अवकलजों से मुक्त होना चाहिए। चलिए परिभाषा पर आते हैं सीधी। परिभाषा कहती है कि किसी अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों के मध्य ऐसा संबंध जो अवकलजों से मुक्त हो, अवकलजों से स्वतंत्र होता है तथा उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, अवकल समीकरण का हल कहलाता है। अब यहाँ पे प्रयुक्त चर से क्या मतलब है? प्रयुक्त चर से मतलब है एक्स एंड वाई, जो भी प्रयुक्त चर आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। अवकलज से क्या मतलब है? डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। इनसे मुक्त होना चाहिए, ये नहीं होने चाहिए आपके संबंध में एक्स और वाई के में। ये जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं y इक्वल टू e की पावर x अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू y का हल है। कैसे है आइए जानते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? y इक्वल टू e की पावर x। जरा इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, तो क्या आया? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x। और e की पावर x क्या है? e की पावर x बच्चों, e की पावर x की वैल्यू y है। तो इस प्रकार से इज इक्वल टू y। अब आप देख रहे हैं ये एक एक्स और वाई में एक रिलेशन था चरों में, तो इस यही कह रहे हैं कि मध्य प्रयुक्त चरों के मध्य संबंध जो अवकलजों से स्वतंत्र हो, इसमें कोई अवकलज नहीं है तथा उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो, संतुष्ट कर दिया तो वो उसका क्या कहलाता है? अवकल समीकरण का हल कहलाता है। ये था प्यारे बच्चों अवकल समीकरण का हल। दूसरे समीकरण की कि आइए अवकल समीकरण डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 और फलन है आपका y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, जहाँ a और b स्वेच्छ अचर पर विचार करते हैं। देखिए एक परिभाषा और देता हूं मैं आपको हल की कि कोई भी फलन यानी फंक्शन जो किसी अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन। जैसे एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be the solution of that given differential equation। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर a इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। a और b क्या है? यहाँ पर आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, स्वेच्छ अचर हैं। आइए जरा इसको हम अवकलित करते हैं dy अपॉन dx। तो क्या मिला आपको प्यारे बच्चों? देखिए cos x का माइनस हो जाएगा sin x, तो ये हो गया sin x और cos x का, इसका sin x का अवकलन क्या होगा? cos x हो जाएगा।
राइट। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब जरा इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो दोबारा से डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। और ये क्या है, ये क्या है, देखिए ये y है, तो इसको y के इक्वल कर देना, माइनस y। तो समीकरण इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या रिजल्ट निकाला आपने, फलन था आपका y इक्वल टू cos x प्लस बी साइन एक्स, और कह रहे थे क्या ये समीकरण दे रखी थी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो क्या रिजल्ट निकाला प्यारे बच्चों, आपने रिजल्ट निकाला कि y इक्वल टू ए cos x प्लस बी साइन एक्स दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः यह अवकल समीकरण का हल है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इसके और बात करते हैं। थोड़ा सा नोट करने लायक बात यह है कि देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स भी समीकरण डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इसको भी संतुष्ट करता है। y की वैल्यू पुट कर लीजिए, इसका 2 बार अवकलन कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, जैसे मैंने अभी किया था। इसी प्रकार से y इक्वल टू 3 cos x और y इक्वल टू 2 sin x, इसके अलावा y इक्वल टू a cos x ले लूं और y इक्वल टू b sin x ले लूं मैं, तो भी वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, अर्थात समीकरण डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 के वो हल होंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब बात करते हैं हम व्यापक हल की। तो किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है कि अगर कोई फंक्शन या ऐसा कोई हल जो किसी अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो तथा उस हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो, ऐसे हल को हम उसका व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन या समाकल या फिर पूर्वक भी कहते हैं, कंप्लीट प्रिमिटिव कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, यदि किसी अवकल समीकरण के हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर है तो उस हल को अवकल समीकरण का व्यापक हल अथवा संपूर्ण हल अथवा संपूर्ण समाकल कंप्लीट इंटीग्रल अथवा संपूर्ण पूर्वक कहते हैं, कंप्लीट प्रिमिटिव कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो क्या देखा आपने, यानी अगर कोई सॉल्यूशन किसी अवकल समीकरण का हल है तो इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन में उपस्थित जितने भी स्वेच्छ अचर होते हैं वो उतने होते हैं जितने की उस अवकल समीकरण की कोटि होती है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको दिखाया था कि y इक्वल टू a cos x b sin x समीकरण इतने का व्यापक हल है, अभी इससे ठीक पहले किया था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ परंतु y इक्वल टू a cos x इस समीकरण का व्यापक हल नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें केवल एक ही कांस्टेंट है a, और हमने व्यापक हल की परिभाषा के अंतर्गत क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि व्यापक हल वो हल होगा जिसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे तो एक ही अचर है। इसी तरीके का y इक्वल टू b sin x ले लीजिए आप, भले ही संतुष्ट करे इस समीकरण को, ये भले ही इसको संतुष्ट करे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होने के लिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए थे। तो देखिए इस पे मैंने आपको
एक क्वेश्चन लिया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण, कितनी कोटि वाला अवकल समीकरण है? 3 कोटि वाला। 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में शेष अचरों की संख्या क्या होगी? अभी अभी मैंने आपको बताया है कि कोई भी हल व्यापक हल तभी कहलाएगा जब उसमें उपस्थित शेष अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होगी। तो यहाँ कोटि कितनी है? 3। तो शेष अचरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 4 कोटि वाले, कोटि कितनी यहाँ पर? 4 कोटि का अवकल समीकरण है, उसके व्यापक हल में उपस्थित शेष अचरों की संख्या कितनी है? तो अब तो आप समझ गए होंगे क्या आंसर हो जाएगा इसका? 4। तो प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का है, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन से आपको अवगत करा दिया है। और जरा इसको कर लीजिएगा। अब हम इसके विशिष्ट हल की बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यदि किसी अवकल समीकरण का कोई व्यापक हल है, या ये कह लीजिए कोई फलन किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल है, तो आप जानते हैं कि व्यापक तभी होगा जब शेष अचरों की संख्या उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होगी। लेकिन यदि उस व्यापक हल वाले समीकरण में शेष अचर की संख्या क्या हो जाए, उसको हम पर्टिकुलर मान दे दें, एक विशिष्ट मान दे दें, तो वही उसका विशिष्ट हल हो जाता है। यानी वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे कहते हैं, स्वेच्छ अचर से फ्री हो जाता है, स्वेच्छ अचर से फ्री हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था y = a cos x प्लस b sin x, तो ये आपका व्यापक हल था d2y/dx² प्लस y² 0 का। लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू को कुछ पर्टिकुलर मान दे दिया जाए तो यही विशिष्ट हल कहलाएगा। देखिए आप एग्जाम्पल, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में प्रयुक्त यूज होने वाले स्वेच्छ अचरों को विशेष मान देने पर प्राप्त हल को उस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। स्वेच्छ, चलिए देते हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज देते हैं। जैसे आपने देखा था y = a cos x प्लस b sin x, तो जनरल सॉल्यूशन था किसका? इस वाली समीकरण का। अब आपने a की वैल्यू 3 रख दी, b की वैल्यू 2 रख दी, तो अब ये जो है आपका जनरल सॉल्यूशन रह करके क्या हो गया? पर्टिकुलर सॉल्यूशन रह गया, विशिष्ट हल रह गया। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी हुई प्यारे बच्चों? 0 है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी हल स्वेच्छ अचर तब होता है जब वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या स्वेच्छ अचरों से फ्री होता है तथा उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। इसी पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, जरा देखिए एग्जाम्पल। ओहो कितना अच्छा एग्जाम्पल। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के, 3 कोटि का है अवकल समीकरण आपका, 3 का हो जाए चाहे 10 का हो जाए, कोटि वाला, विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी हो जाएगी? अभी अभी बताई थी मैंने कि विशिष्ट हल तो वो होता है जब स्वेच्छ अचर से फ्री हो जाता है, जब स्वेच्छ अचर से मुक्त हो जाता है और उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो तभी। लेकिन स्वेच्छ अचर से तो फ्री है, तो उनकी संख्या कितनी होगी स्वेच्छ अचर की? 0 होगी ना। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। राइट, समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसी पर आधारित उदाहरण करते हैं, सादे उदाहरण। पहला क्वेश्चन है आपका y = x sin x। सत्यापित कीजिए कि फलन स्पष्ट या अस्पष्ट है। y = x sin x अवकल समीकरण x y' = y प्लस x √x² माइनस y²। प्यारे बच्चों देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि dy/dx को हम y' भी कहते हैं, एक संकेतांक ये भी है इसका। d2y/dx² को हम क्या कहते हैं? y'। इसी प्रकार से क्यूब वाला होगा, dqy/dx³ को हम क्या कहेंगे? y'। अवकल समीकरण आपका इन रूपों में भी लिखे जाते हैं और एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। इनको प्यारे बच्चों दूसरा नोटेशन भी दिया जाता है, क्या है? y1
y2 इसका d2y ओवर dx स्क्वायर क्या बोलेंगे y2। अब आप कहेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई जब ये y डैश y डबल डैश ऑलरेडी नोटेशंस दे रखे हैं, संकेतांक दे रखे हैं इनको देने के लिए, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है इनके लिखने के लिए, तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई y1 y2 y3 की। मान लो ये तो लिख दिया आपने, अगर आप ये लिखना चाहते हैं d की पावर n y अपॉन d x की पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या ये लिखेंगे y डैश 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 अप टू n? नहीं लिख सकते, दिक्कत आ जाएगी ना, मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, इसे लिख देंगे y n, राइट। इसलिए ये नोटेशंस भी हैं। हालांकि ये पहले वाले जो वीडियो था आपका उसमें भी बताया जा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिया है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और समय बचाने के लिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अवकलन करते हैं। इसका समीकरण है आपका y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। देखिए y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, समीकरण नंबर फर्स्ट। अवकलन करिए इसका x के सापेक्ष dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने dy अपॉन डी एक्स लिख दिया इसका मतलब यह x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका, देखिए साइन एक्स, इसका तो 1 हो गया प्रोडक्ट रूल से, इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया ना। और इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। 1 माइनस है प्यारे बच्चों, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन है, ये ध्यान रखना। और कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो इसका इस्तेमाल किया मैंने। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स, तो ये होगी वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये। और देखो प्यारे बच्चों किसके बराबर आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें से x का गुणा कर देता हूं मैं, इसमें से x बाहर निकाल लेते हैं, पहले गुणा बाद में करेंगे, प्लस जब इसको बाहर निकाला अंडर रूट में से तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या मिला आपको, क्या मिला आपको, मिल गया एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको इधर कर सकते हैं आप, इसको आप इधर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आपका अभीष्ट हल है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे उदाहरण 2 है, दिखाइए कि y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। यहाँ पर a और b आपके क्या है, स्वेच्छ अचर है, और कह रहे हैं अवकल समीकरण, इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो क्या दिया है y इक्वल टू ए कॉस एक्स, तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए कॉस का कितना हो जाएगा माइनस, और साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स श्रृंखला नियम से, प्लस बी कॉस एक्स
और x की जगह यहाँ पर log x, और log x का कितना हो जाएगा 1/x। अब इसमें हम x का मल्टीपल कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका x dy/dx इज इक्वल टू माइनस ए साइन log x प्लस b cos log x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। x को एज इट रख लीजिए, इसका कर दीजिए पहले, तो ये होगा d2y/dx² प्लस dy/dx, और x का कितना हो गया आपका 1 इज इक्वल टू ये हो गया आपका माइनस a cos log x, और log x का कितना हो गया 1/x माइनस b साइन log x, और log x का कितना हो गया 1/x। फिर से हम जो है इसमें से x का मल्टीपल कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका x² d2y/dx² प्लस x dy/dx इज इक्वल टू ये x देखिए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा a cos log x प्लस b sin log x। और प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है आपकी, ये किसके बराबर है y के है, तो ये माइनस y हो जाएगा। तो समीकरण आपका ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यही आपका अभिष्ट हल हो। प्यारे बच्चों देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने। उदाहरण 3, यदि y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x इंटू a cos x प्लस b sin x, तो जहां पर a और b क्या है आपके स्वेच्छ अक्षर हैं, तो हमें इन चारों में से सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर हमारा ठीक होगा। आइए देखते हैं। हमें दिया है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x इंटू a cos x प्लस b sin x। इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू, देखिए इसको पहला फंक्शन मान लेते हैं और इसको पूरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस e की पावर माइनस एक्स में, पहले भी आप देखिए e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स हो गया, और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ आ गया। और सेकंड फंक्शन आपका एज इट हो जाएगा a cos x प्लस b sin x प्लस, अब देखिए ये एज इट रहेगा, ये प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं हम, और cos x का कितना हो जाएगा माइनस sin x प्लस b, और sin x का कितना हो गया cos x। अब आप देख रहे हैं कि e की पावर माइनस एक्स a cos x प्लस b sin x कितना है y है, तो ये आपका टोटल y हो गया। तो यहाँ इसकी वैल्यू मैं y रखूंगा, तो y ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस dy/dx इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स माइनस a sin x प्लस b cos x। अब इसको देखिए हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको पहला फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन फिर मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, जब इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर हो जाएगा dy/dx प्लस इसका होगा d2y/dx² इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x, ये b प्लस का निशान है बच्चों, प्लस अब आपका ये पहला फलन एज इट बना रहेगा, और इसका अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस a cos x माइनस b sin x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर
ई की पावर माइनस एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये इस वैल्यू इसकी फर्स्ट से उठा लेंगे यहां से, ये तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यहां पर माइनस वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, ये बी है आपका बी, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। देखिए y, तो प्लस एंड माइनस मिलकर के माइनस हो गया, तो y आपका ये हो गया प्लस माइनस का और माइनस का y हो गया, तो माइनस के 2y हो गए, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आई आपकी, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इधर आकर के 2 डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगी, तो समीकरण हो जाएगी आपकी 2 डी वाई अपॉन डी टू, पहले डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, यही आपका अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो कौन सा आंसर निकला, ये सी आंसर इसका ठीक रहा कि यदि कोई फलन दे रखा है तो वो किसी समीकरण का हल तब कहलाता है जब वह उस फलन को संतुष्ट करता है। सिंपल सी डेफिनेशन तो ये है, पहली बात। दूसरी बात, यदि उस दिए हुए हल में या उस दिए हुए सॉल्यूशन में स्वेच्छ अचरों की संख्या उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है तो वो सॉल्यूशन उस अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल कहलाता है। और यदि ऐसा कोई हल जो स्वेच्छ अचरों से फ्री हो, स्वतंत्र हो, वो उसका अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। ये आज हमने आपको बताया। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसका कायदे से अध्ययन कर लीजिए। मैंने आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, आज का टॉपिक तो यही खत्म होता है। अगला जो टॉपिक हमारा वो होगा वक्रों के कुल के निरूपित करने वाले अवकल समीकरण का निर्माण करना। और प्यारे बच्चों, ये आपके लिए थोड़ा सा गृह कार्य है। एनसीईआरटी की प्रश्नावली 9.2 तथा विविध प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 2 हल करें। इसके अलावा मैंने ये 2, 3 और 4 क्वेश्चन दिए। इन क्वेश्चंस को कायदे से कीजिए, घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, और खासकर गणित में तो कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4 है और 5वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी है इसमें, और उसका आंसर आपको मैंने लिख दिया बी है। तो प्यारे बच्चों, आज का काम यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगले टॉपिक में। धन्यवाद।